हाय दोस्तों, स्थापत्य एवं मूर्तिकला से रिलेटेड जो भी आर्टिकल हैं वो यहाँ हम लोग उनको कवर करेंगे। पहला जो आर्टिकल है वो है मोहनजोदड़ो की नर्तकी की मूर्ति। सुर्खियों में क्यों? दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 का शुभंकर मोहनजोदड़ो की नर्तकी की मूर्ति से प्रेरित था। अन्य संबंधित तथ्य: 47वां अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस (IMD) मनाने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का आयोजन किया गया था। 2023 के लिए IMD की थीम थी संग्रहालय, संधारणीयता और कल्याण। इसका शुभंकर चन्नापट्टनम कला शैली में लकड़ी से बनी नर्तकी था, जो मोहनजोदड़ो की नर्तकी की मूर्ति से प्रेरित था। मोहनजोदड़ो की नर्तकी की मूर्ति के बारे में: नर्तकी की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो पुरास्थल से प्राप्त हुई थी। यह मूर्ति लगभग 2500 ईसा पूर्व की है। ब्रिटिश पुरातत्वविद अर्नेस्ट मैके ने 1926 में मोहनजोदड़ो की खुदाई से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त की थी। वर्तमान में यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखी गई है। इसे लास्ट वैक्स विधि का उपयोग करके बनाया गया था। इसकी नृत्य मुद्रा के कारण डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी नाम दिया गया। चन्नापट्टनम कला शैली: यह शैली कर्नाटक के रामनगर जिले के चन्नापट्टना कस्बे में प्रचलित है। इस कस्बे को खिलौनों का शहर भी कहा जाता है। 2005 में इस शैली को भौगोलिक संकेतक GI टैग के माध्यम से संरक्षण प्रदान किया गया। इस शैली में ज़्यादातर आइवरी कास्ट का उपयोग किया जाता है, हालांकि शीशम व चंदन की लकड़ियों का भी कभी कभी उपयोग होता है। वनस्पति रंगों का उपयोग करके कास्ट कलाकारों में रंग भरे जाते हैं। साथ ही चमकीला बनाने के लिए अत्यधिक अपघर्षक गुण वाली घास का उपयोग किया जाता है। टीपू सुल्तान ने स्थानीय कलाकारों को इस कला में प्रशिक्षित करने के लिए फारसी कलाकारों को आमंत्रित किया था। नटराज की प्रतिमा। सुर्खियों में क्यों? दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर भारत मंडपम परिसर में दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई। इस प्रतिमा के बारे में: यह प्रतिमा 8 धातु से निर्मित है। अष्टधातु को ऑक्टो अलाय भी कहा जाता है। इसमें 8 धातुओं यथा सोना, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता, टीन, लोहा और पारा का मिश्रण होता है। इसे लास्ट वैक्स प्रोसेस लुप्त मोम प्रक्रिया विधि का उपयोग करके बनाया गया है। नटराज नृत्य का देवता की प्रतिमा के बारे में: इस प्रतिमा का स्वरूप सृष्टि के चक्रीय रूप से सृजन और विनाश को प्रदर्शित करता है। यह नृत्य पंचकृत्य या शिव की 5 क्रियाओं सृजन, संरक्षण, विनाश, तिरोभाव और अनुग्रह की अभिव्यक्ति है। चोल शासक नटराज भगवान शिव को अपना कुल देवता मानते थे। नटराज की मूर्ति की मुख्य विशेषताएं: इसमें शिव अपने ऊपरी दाहिने हाथ में डमरू की ध्वनि सृष्टि के सृजन का प्रतीक धारण किए हुए हैं। उनके ऊपरी बाएं हाथ में शाश्वत अग्नि है। यह अग्नि सृष्टि के विनाश का प्रतीक है। उनका निचला दाहिना हाथ अभय हस्त मुद्रा में है। यह भय को दूर करने और सुरक्षित अस्तित्व का आश्वासन देने का प्रतीक है। उनका निचला बायां हाथ दोलहस्त मुद्रा में है। इस प्रतिमा में एक बौने जैसी आकृति को शिव के दाहिने पैर के नीचे दबा हुआ दिखाया गया है। यह बौने जैसी आकृति अज्ञानता व भ्रम का प्रतीक दैत्य अपसमार है। यह दैत्य मानव के पथभ्रष्ट होने का कारण है। शिव भुजंग त्रासित मुद्रा में अपना बायां पैर उठाए हुए हैं। यह मुद्रा तिरोभाव यानी कि भक्त के मन से माया या भ्रम का पर्दा हटा देने का द्योतक है। वृत्ताकार ज्वाला की माला नृत्यरत संपूर्ण आकृति को घेरे हुए है। डमरू अभय हस्त मुद्रा
दोलहस्त मुद्रा, अग्नि, भुजंग त्रासित मुद्रा, वृत्ताकार ज्वाला की माला, अपस्मार। नटराज मूर्ति कला का विकास है। साक्ष्यों के अनुसार शिव की कांस्य प्रतिमाएं सर्वप्रथम 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में पल्लव काल में सामने आई थी। इस प्रतिमा का विश्व प्रसिद्ध वर्तमान स्वरूप चोल शासकों के संरक्षण में विकसित हुआ था। 10वीं शताब्दी के दौरान इस कला की प्रतिष्ठित संरक्षक विधवा चोल रानी सोम्बियान महादेवी थी। नटराज से संबंधित मंदिर। तमिलनाडु के चिदम्बरम शहर में तिल्लय नटराज मंदिर है। इस मंदिर का संबंध चोल शासक परांतक प्रथम से है। यह मंदिर जिस जगह अवस्थित है वह विश्व का चुंबकीय भूमध्य रेखा का केंद्र बिंदु है। नटराज की मूर्तियाँ कोनेरीराजपुरम के उमा महेश्वर मंदिर और तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर में भी मौजूद हैं। चोलकालीन कला और स्थापत्य कला। शिल्प कला। चोलकालीन कांस्य मूर्तियों का निर्माण लास्ट वैक्स प्रोसेस के माध्यम से किया जाता था। इन मूर्तियों की एक विशेषता यह भी है कि उनमें नीचे छेद होते हैं। चित्रकला। राजराजेश्वर मंदिर और गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर की आंतरिक दीवारें पौराणिक आख्यानों से चित्रित हैं। बृहदेश्वर मंदिर में एक चित्र उत्कीर्ण है जिसका संबंध मार्को पोलो से बताया जाता है। संगीत और नृत्य कला। इस काल में कुडामूला, वीणा और बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता था। देवदासियां संगीत और गायन में निपुण थीं। ऐसा माना जाता है कि भरतनाट्यम का शास्त्रीय रूप चोल वंश के संरक्षण से विकसित हुआ था। मंदिर। चोलकालीन मंदिर समूह को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आरंभिक मंदिर पल्लव स्थापत्य कला से प्रभावित थे। बाद के मंदिरों में चालुक्य स्थापत्य कला का प्रभाव दिखाई देता है। स्थापत्य शैली द्रविड़ शैली। चोलकालीन मंदिरों की मुख्य विशेषताएं। मंदिर ऊंची 4 दीवारी से घिरे हुए हैं। मंदिरों में गर्भगृह और अंतराल वेस्टिब्यूल नामक संरचनाएं मौजूद हैं। मंदिर अत्यंत भव्य और विशाल हैं। ऊंचे विमान आंतरिक गर्भगृह के ऊपर की संरचना। यह गोपुरम। प्रवेश द्वार। मंदिरों की मुख्य विशेषताएं हैं। मंदिर निर्माण में नीस और ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। महत्वपूर्ण उदाहरण आरंभिक चोलकालीन मंदिर समूह विजयालय मंदिर। बाद के चोलकालीन मंदिर समूह तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, गंगई कोंड चोलपुरम का बृहदेश्वर मंदिर। चोल राजवंश। प्रमुख शासक परांतक प्रथम। इसे मदुरै पांड्यों की राजधानी को नष्ट करने वाला कहा जाता है था। सिंहली आक्रमणकारियों को पराजित किया तथा पांड्य राज्य पर भी अधिकार कर लिया था। राजराज चोल 985 से 1014 में इसने उत्तरीय श्रीलंका, लक्षद्वीप और मालदीव द्वीपों पर अधिकार कर लिया था। राजेंद्र चोल प्रथम 1014 से 1044 इसने गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की थी। इसने मलय प्रायद्वीप और मलय द्वीप समूह के कुछ भागों को विजित कर लिया था। कुलोतुंग प्रथम पूर्वी तट को चोल साम्राज्य में मिला लिया था। प्रमुख नगर राजधानी तंजौर और बाद में गंगई कोंड चोलपुरम, राजधानी कांचीपुरम और मदुरै जिसमें कभी कभी दरबार लगता था। वर्तमान क्षेत्र तमिलनाडु के पेरम्बलूर, अरियालूर, नागपट्टिनम, पुट्टुकोट्टई, वृद्धाचलम तथा पिचावरम जिले। संस्कृति। उन्होंने उत्कृष्ट कांस्य मूर्तियों की ढलाई की थी। मुख्य रूप से हिंदू देवताओं नटराज की कांस्य प्रतिमा की मूर्तियां बनाई जाती थीं। भूमि कर आय का सबसे बड़ा एकल स्रोत था। पुरावु वरित नैक कस्टम नामक भू राजस्व की प्रणाली अस्तित्व में थी। अधिकारियों को जीविता नाम से वेतन के रूप में भूखंड दिया जाता था। भाषा राजभाषा तमिल थी। यह जनता के लिए शिक्षा का माध्यम भी थी। संस्कृत भाषा
पूजा पाठ के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा थी। प्रशासन, चोलों ने कई वर्षों तक शासन किया था। साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिन्हें मंडलम के रूप में जाना जाता था। प्रत्येक गांव ने स्वशासी इकाई के रूप में कार्य किया था। राजा प्रमुख निर्णय लेने वाला केंद्रीय प्राधिकारी था। सामाजिक धार्मिक परिस्थितियाँ, चोल शासकों ने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैववाद और वैष्णववाद सभी को संरक्षण प्रदान किया था। समाज में उच्च स्तर की साक्षरता और शिक्षा की उपस्थिति थी। संस्कृत शिक्षा ब्राह्मणों तक ही सीमित थी। धार्मिक मठ या गतिका शिक्षा के केंद्र थे। जाति का इडंगय और वलंगय में विभाजन था। शाही परिवार में सती व देवदासी प्रथा जैसी प्रथाएं प्रचलित थीं। चोल वंश को पांड्य वंश ने पराजित किया था। सेंगोल, सुर्खियों में क्यों? हाल ही में प्रधानमंत्री ने तिरुवादुतुरई मठ के प्रमुख द्वारा प्रस्तुत सेंगोल व राजदंड को नए संसद भवन में स्थापित किया। अन्य संबंधित तथ्य, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को तमिलनाडु के तिरुवादुतुरई अधीनस्थ मठ से आए कुछ नमो पुरोहितों से सेंगोल ग्रहण किया था। इसे सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। सेंगोल तमिल शब्द सेम्मई से लिया गया है, जिसका अर्थ है नीति परायणता। यह इस धारणा को दर्शाता है कि हाथ से उत्कीर्ण और शीर्ष पर विराजमान नंदी अपनी निर्भीक दृष्टि से सब देख रहे हैं। सेंगोल की धारण करने वाले व्यक्ति को न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से शासन करने का आदेश तमिल में आड़ई होता है। चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ, सेवा पथ और राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। इतिहासकारों का मत है कि सत्ता के हस्तांतरण को दर्शाने के लिए राजदंड सौंपना संगम युग के बाद से प्रचलन में है। पुरुनानूर, कुरुंतोकाई, पेरुम्पा नाथ्रुपदई और कलितोगय जैसे ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। चोल प्रशासन के बारे में, चोल प्रशासन में राजा सबसे शक्तिशाली था। हालांकि उसे सलाह देने के लिए मंत्रियों की एक परिषद भी होती थी। शीर्ष अधिकारियों को पेरून तरम के नाम से जाना जाता था, जबकि निचले अधिकारियों को सीरून तरम के नाम से जाना जाता था। चोल साम्राज्य मंडलम या प्रांतों में विभाजित था और मंडलम वलनाडुओं एवं नाडुओं में बंटे हुए थे। चोल प्रशासन ने अपने सारे साम्राज्य में गांवों और में स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित किया था। बहुत से अभिलेखों, उत्तर मेरूर शिलालेख सहित 2 सभाओं का उल्लेख मिलता है। उनमें से एक उर और दूसरी सभा महासभा थी। उर यह गांव की एक आम सभा थी। महासभा यह अग्रहार कहे जाने वाले ब्राह्मण गांव के वयस्क सदस्यों की सभा थी। चोल भूमि कर के अलावा चोल शासकों के राजस्व के दूसरे स्रोत भी थे, जैसे व्यापारिक चुंगी, पेशों पर लगाए जाने वाले कर आदि। चोल राजाओं ने कुछ समृद्ध भूसामंतों को मूवेंद वेलन यानी 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला एक वेलन या किसान, अरैयार, प्रधान आदि जैसी उपाधियां प्रदान की थीं। तिरुवावदुतुरई अधीनन मठ के बारे में, इस मठ को 16वीं शताब्दी में एक शैव संत और विद्वान नमशिवाय मूर्ति ने स्थापित किया था। प्रसिद्ध शैव संत और तिरुमंत्रम के लेखक तिरुमूलर ने तिरुवावदुतुरई में एक पीपल के वृक्ष के नीचे प्रबोधन प्राप्त किया था। तिरुमूलर सिद्धर भी थे। आत्मज्ञान प्राप्त लोगों को तमिल भाषा में सिद्धर कहा जाता है। यह मठ कावेरी नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। चोल साम्राज्य में भूमियों की अलग अलग श्रेणियाँ। वेल्लन वागाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों की उपहार में दी गई भूमि। शालाभो किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि। देवनार
रूम तकनी, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। पल्ली चंदनम, जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि। G20 शिखर सम्मेलन में प्रदर्शित अन्य सांस्कृतिक पहलू। G20 शिखर सम्मेलन में प्रदर्शित सांस्कृतिक पहलू। G20 शिखर सम्मेलन की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। इस वाक्यांश को महोपनिषद से लिया गया है। G20 शिखर सम्मेलन में प्रदर्शित जनजाति कला और कलाकृतियाँ। पिथौरा चित्रकारी गुजरात के राठवा, भील, नायक और ताड़ी जनजातियों द्वारा बनाई जाती है तथा राजस्थान एवं मध्य प्रदेश और कुछ हिस्सों में प्रचलित है। अंगोरा और पश्मीना शाल लेह, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के उत्पाद हैं। इन्हें बांध और भूटिया, बौद्ध और भूटिया जनजातियों द्वारा चुना गया है जाता है। राजस्थान की मीरा जनजाति का अम्बाबाड़ी धातु शिल्प। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग, इसे हाल ही में भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है। और उड़ीसा के कारीगरों द्वारा बनाई गई सौरा पेंटिंग। लोंगपी मृदभांड, मिट्टी के बर्तन, जिसे मणिपुर की तांगखुल नागा जनजातियां बनाती हैं। लोंगपी मृदभांड को बनाने के लिए कुम्हार के चाक का उपयोग नहीं किया जाता है। G20 में प्रत्येक देश ने 2 प्रदर्शनियां प्रदर्शित की। भारत की ओर से प्रदर्शन किया गया शारदा लिपि में हस्तलिखित ऋग्वेद पांडुलिपि, मैक्स मूलर द्वारा संस्कृत में अंग्रेजी में अनुवादित ऋग्वेद। अन्य प्रमुख अनुवाद विलियम जोन्स द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित गीत गोविंद, जॉर्ज बुलहर द्वारा अनुवादित पैयालक्षी प्राकृत का सबसे पुराना शब्दकोश है। अष्टाध्यायी पाणिनि के हस्तलिखित संस्करण का भी प्रदर्शन किया गया। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण से संबंधित है। भारतीय इतिहास में लोकतांत्रिक परंपरा। प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक परंपरा। अथर्ववेद में 2 तरह की सभा अर्थात सभा और समिति का उल्लेख मिलता है। बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजनपद काल के कई गणतांत्रिक राज्यों की सूची दी गई है। उदाहरण के लिए वैशाली का लिच्छवीगढ़ राज्य। बौद्ध सिद्धांत में राजा और बौद्ध संघ के लीडर्स के चुनाव के मानदंडों का वर्णन है। यह शिलालेख चोल शासक परांतक प्रथम 907 से 955 ईस्वी के शासनकाल में 920 ईस्वी के आसपास का है। उत्तर मेरू शिलालेख उत्तर मेरू के नाम से विख्यात है। उत्तर मेरूर चोलकालीन एक प्राचीन गांव है। इसे कभी चतुर्वेदिमंगलम के नाम से जाना जाता था। यह तमिलनाडु में चेन्नई के निकट स्थित है। चोल कुदामुलई चुनाव प्रणाली पर उत्तर मेरू शिलालेख के अनुसार प्रत्येक गांव को कुडम्बू वर्तमान में प्रचलित प्रशासन इकाई वार्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यहाँ महासभा के प्रतिनिधि चुने जाते थे। इस अभिलेख में महासभा की संरचना एवं संगठन के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। चुनाव लड़ने के लिए योग्यता जमीन होनी चाहिए, अपना घर होना चाहिए, वेदों का ज्ञान होना चाहिए तथा आयु 35 वर्ष से अधिक 70 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए। अयोग्यता पिछले 3 वर्षों से समिति का सदस्य हो, कदाचार, रिश्वत लेना, दूसरे की संपत्ति का दुरुपयोग करना आदि। खाली पूर्तामपत्र शिलालेख है। यह ताम्र शिलालेख पाल शासक धर्मपाल से संबंधित है। इसमें बताया गया है कि कैसे राजा गोपाल को एक अयोग्य शासक के स्थान पर लोगों द्वारा चुना गया था। महास्थान अभिलेख है। यह मौर्यकालीन अभिलेख है। इसमें सम्राट अशोक के समय के अकाल का वर्णन मिलता है। इसकी स्थापना भगवान बसवेश्वर ने दर्शन शास्त्र और अनुभव के लिए लोगों को एकत्रित करने हेतु की थी। अनुभव मंडप मानव जाति के इतिहास में सबसे शुरुआती सांसदों में से एक थी। असाधारण उपलब्धि वाले एक महान योगी प्रभुदेव इसके अध्यक्ष थे। भगवान बसव ने इसके प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। अनुभव मंडप के सदस्यों को लोगों द्वारा निर्वाचित नहीं किया जाता था। उन्हें मंडप के उच्च अधिकारी चुनते या मनोनीत करते थे।
भगवान बसवेश्वर 1105 से 1167 वे 12वीं शताब्दी के महान कवि थे। उनका जन्म वर्तमान कर्नाटक में हुआ था। वे दक्षिण भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार, अनुभव मंडप, वचन साहित्य और लिंगायत आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। 13वीं शताब्दी में पलकुरिकी सोमनाथ ने बसव पुराण की रचना की थी। इसमें बसवन्ना के जीवन और विचारों का पूरा विवरण मिलता है। नया संसद भवन से रिलेटेड जो भी आर्टिकल है वहाँ यहाँ हम लोग कवर करेंगे। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में देश के नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। अन्य संबंधित तथ्य, इस भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा विकास पुनर्विकास योजना के तहत किया गया है। सेंट्रल विस्टा योजना को 1931 में शुरू किया गया था। इस योजना में राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, संसद भवन, अभिलेख कार्यालय और इंडिया गेट के निर्माण को शामिल किया गया था। साथ ही इसमें राजपथ, वर्तमान कर्तव्य पथ के दोनों ओर के नागरिक उद्यान का विकास भी शामिल है। ध्यातव्य है कि अभिलेख कार्यालय को बाद में राष्ट्रीय अभिलेखागार का नाम दिया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना। नए संसद भवन का आकार त्रिकोणीय है। इसे पद्मश्री वास्तुकार विमल पटेल का द्वारा डिजाइन किया गया है। यह डिजाइन भारत की सांस्कृतिक विविधता से प्रेरित है। इसे अगले 150 वर्षों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना। लोकसभा कक्ष राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित है। राज्यसभा कक्ष राष्ट्रीय पुष्प कमल की थीम पर आधारित है। नए संसद भवन के प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद लगाया गया है। संसद भवन में सिंगोलिया राजदंड के अध्यक्ष की कुर्सी के बगल में स्थापित किया गया है। ध्यातव्य है कि सिंगोलिया राजदंड सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। राष्ट्रीय प्रतीक को संसद भवन के शीर्ष पर स्थापित किया गया है। यह सारनाथ में अशोक स्तंभ के शीर्ष पर बनी सिंह आकृतियों का अनुरूपण है। नए संसद भवन को भदोही उत्तर प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध हाथ से बुने कालीन से सजाया गया है। भदोही हाथ से बने खूबसूरत कालीन के लिए विख्यात है, इसलिए इसे कालीन शहर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जल, थल और नभ को समर्पित 6 द्वार बनाए गए हैं। ये भारतीय सभ्यता की अनुकूल प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। नए भवन के मुख्य द्वार पर अशोक चक्र बना हुआ है और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। संसद भवन में लगी सागौन की लकड़ियों को नागपुर से, संगमरमर को गुजरात से, बलुआ पत्थर लाल और सफ़ेद को राजस्थान से मंगवाया गया है। साथ ही त्रिपुरा में मंगवाई गई बांस की लकड़ी इसके फर्श पर लगाई गई है। नई संसद में 6 प्रवेश द्वार और इनमें से प्रत्येक एक अलग भूमिका दर्शाता है। औपचारिक प्रवेश द्वार और उनके संरक्षक। गज द्वार, उत्तरी द्वार। गज की प्रतिमा ज्ञान, उन्नति, धन, वृद्धि, स्मृति का प्रतिनिधित्व करती है। इसके साथ ही वह लोकतंत्र के निर्वाचित प्रतिनिधियों की आकांक्षाओं का भी प्रतीक है। यह प्रतिमा कर्नाटक के बनवासी में स्थित मधुकेश्वर मंदिर में निर्मित एक समान प्रतिमा से प्रेरित है। गरुड़ द्वार, पूर्वी द्वार। पूर्वी प्रवेश द्वार पर चील के समान गरुड़ की प्रतिमा स्थापित है। यह देश के लोगों और प्रशासकों की आकांक्षाओं की प्रतीक है। यह तमिलनाडु के कुंभकोणम में मौजूद नायक काल की एक मूर्ति से प्रेरित है। अश्वद्वार, दक्षिणी द्वार। इस द्वार पर सतर्क और तैयार घोड़े की प्रतिमा है जो धैर्य, शक्ति, क्षमता और गति का प्रतीक है। इसके अलावा अश्व शासन की गुणवत्ता का भी प्रतीक होता है। यह प्रतिमा ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर में स्थापित अश्व प्रतिमाओं से प्रेरित है। सार्वजनिक प्रवेश द्वार और उनके संरक्षक। शार्दुल द्वार, पश्चिमी द्वार। शार्दुल एक पौराणिक जीव है। इसे सबसे शक्तिशाली और सभी जीवित प्राणियों में अग्रणी माना गया है। यह द्वार देश के लोगों को शक्ति का प्रतीक है। यह मध्य प्रदेश के मुरैना सिंघोरिया में स्थित शिव मंदिर में स्थित प्रतिमा निर्मित समान प्रतिमा से प्रेरित है। हंस द्वार, उत्तर पूर्व। हंस लोगों को लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण गुण विवेक और आत्मबोध की शक्ति का स्मरण करता है। यह कर्नाटक में हम्पी के विजय विठल मंदिर में निर्मित समान
प्रतिमा से प्रेरित है। मकर द्वार। मकर एक पौराणिक जलीय जीव है। यह देश के लोगों के लिए बीच विविधता में एकता का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रतिमा कर्नाटक के हलेबीडु में होलेश्वर मंदिर में निर्मित समान प्रतिमा से प्रेरित है। 64 योगिनी मंदिर सुर्खियों में क्यों? ऐसा माना जाता है कि पुरानी संसद का डिजाइन मध्य प्रदेश के मितौली गांव में स्थित 64 योगिनी मंदिर से प्रेरित था। अन्य संबंधित जानकारी। पुराने संसद भवन को वास्तुकार एडविन लुटियंस और हार्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था। भव्य 64 योगिनी मंदिर गोलाकार है। इसमें 64 योगिनियों के प्रति समर्पित 64 कक्ष है। इसके मध्य में एक मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। 64 योगिनियाँ शक्तिशाली योद्धा थी तथा तंत्र व योग विद्या से संबंधित थी। इसका निर्माण 1323 ईस्वी के आसपास कच्छप घाट वंश के राजा देवपाल ने करवाया था। जंतर मंतर सुर्खियों में क्यों? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दिल्ली स्थित जंतर मंतर वेधशाला की संरक्षण, परीक्षण, पुनर्द्वार और उचित कार्यक्षमता के लिए एक नई विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। जंतर मंतर के बारे में। निर्माण। महाराजा रणजीत जय सिंह द्वितीय ने उत्तरी भारत में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। पर्यवेक्षण। इसे निम्नलिखित में इस्तेमाल किया जाता था। ग्रहों के बीच समय और अंतर का अध्ययन करने में, ग्रहों की गति, स्थिति और अलग अलग स्थानों पर समय का पर्यवेक्षण करने में। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय 1686 से 1743 तक वे आमेर राजपूत शासक थे। वह मुगलों के जागीरदार थे। उन्हें सम्राट औरंगजेब द्वारा सवाई एक और उसका चौथाई की उपाधि दी गई थी। उन्होंने जयपुर शहर का निर्माण कराया था। उनके समय के यूरोपीय यात्री जैसे फ्रांसीसी लुई रूसेल्ट और अंग्रेज बिशप हेबर आदि शहरी योजना निर्माण में जय सिंह की अद्वितीय उत्कृष्टता से बहुत प्रभावित थे। अलग अलग स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण करने का कारण, इन वेधशालाओं का एक दूसरे से अधिक दूरी पर निर्माण किया गया ताकि अलग अलग निर्देशकों से रीडिंग की तुलना करके सटीकता में सुधार किया जा सके। निर्माण की टाइमलाइन। 1724 ईस्वी से दिल्ली में पहली वेधशाला का निर्माण किया गया था। 1738 ईस्वी में जयपुर में अंतिम वेधशाला का निर्माण किया गया था। वर्तमान परिस्थितियों में पूरे उत्तर भारत में 5 वेधशालाओं का निर्माण किया गया था। ये हैं दिल्ली, जयपुर, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन। इनमें से मथुरा वेधशाला का अस्तित्व समाप्त हो गया है। जयपुर वेधशाला में सबसे अधिक और अलग अलग प्रकार के उपकरण हैं। इन उपकरणों में कई उपकरण शामिल हैं जो अन्य स्थलों पर नहीं बनाए गए हैं, जैसे कप्पन यंत्र, राशि वलय यंत्र और उन्नतांश यंत्र आदि। दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद प्रमुख यंत्र हैं सम्राट यंत्र, पहला मिस्र यंत्र, सम्राट यंत्र, जय प्रकाश यंत्र और राम यंत्र। ये सब जंतर मंतर में मौजूद यंत्र हैं। सुर्खियों में रहे अन्य स्थापत्य। गोलकुंडा का किला। गोलकुंडा किले का इतिहास 13वीं शताब्दी की शुरुआत से संबंधित है। तब इस क्षेत्र पर काकतीय राजवंश शासन करता था। उसके बाद 16वीं और 17वीं शताब्दी में इस पर कुतुब शाही सुल्तानों ने शासन किया। गोलकुंडा किले की वर्तमान स्थापत्य कला कुतुब शाही सुल्तानों की देन है। यह किला एक विशाल ग्रेनाइट निर्मित स्थापत्य के रूप में विख्यात है। गोलकुंडा कुतुब शाही सुल्तानों की प्रथम राजधानी थी। फतेह दरवाजा, विजय द्वार पर ध्वनिक प्रभाव गोलकुंडा की इंजीनियरिंग के कई प्रसिद्ध आश्चर्यों में से एक है। सीरी किला। सीरी किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। सीरी को दिल्ली के 8 शहरों में से एक माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में अपनी राजधानी सीरी की नींव रखी थी। उसने सीरी कस्बे की जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हौज खास नामक एक जलाशय की भी खुदाई करवाई थी।
उसने एक अर्ध गोलाकार प्रवेश द्वार का भी निर्माण कराया था। इसे अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। इसमें घोड़े की नाल की आकार का मेहराब है, जिसमें कमल की आकृतियाँ उकेरी गई हैं। एकात्मकता की मूर्ति। आदि शंकराचार्य को जगत गुरु भी कहा जाता है। उन्होंने 8वीं शताब्दी में अद्वैत वेदांत द्वैत को न मानना दर्शन का प्रतिपादन किया था। उनका जन्म केरल के कलाडी में हुआ था। ओमकारेश्वर में कभी आदि शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया है। इसे एकात्मकता की मूर्ति नाम दिया गया है। भारत की अन्य प्रसिद्ध प्रतिमाएं स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये गुजरात की केवड़िया में है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी श्री संत रामानुजाचार्य, ये हैदराबाद में है। स्टैचू ऑफ पीस जैन भिक्षु आचार्य श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर, ये राजस्थान में है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाथ प्रभु केम्प गौड़ा, ये बेंगलुरु में है। चित्रकला और अन्य कला शैलियाँ इतिहास के स्रोतों के रूप में अभिलेख। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में पुणे स्थित भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने प्राचीन ताम्रपत्र पांडुलिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की है। ये पांडुलिपियाँ प्राचीन संस्कृत कवयित्री शीला भट्टारिका के संबंध में जानकारी प्रदान करती हैं। अन्य संबंधित तथ्य। इन ताम्रपत्रों के बारे में, इनमें 5 ताम्रपत्र हैं। इनकी तिथि बादामी के चालुक्य शासक विजयादित्य 696 से 733 ईस्वी के शासनकाल की मानी जा रही है। इन ताम्रपत्रों को बराह, जंगली सुअर, मुहर वाले एक तांबे के बलय द्वारा संकलित किया गया है। वराह मुहर बादामी चालुक्यों का व्यापार चिन्ह था। शीला भट्टारिका के बारे में, वह एक चालुक्य राजकुमारी थी और संभवतः पुलकेशियन द्वितीय की पुत्री थी। शीला भट्टारिका की रचनाएं। शीला भट्टारिका की रचनाएं पांचाली शैली का अनुसरण करती हैं। यह शैली शब्द और उसके अर्थ के बीच संतुलन पर आधारित है। संस्कृत कवि टिप्पणीकार राजशेखर ने भी शीला भट्टारिका की महान और सुंदर रचनाओं की प्रशंसा की है। राजशेखर का संबंध 9वीं-10वीं शताब्दी ईस्वी से था। वे गुर्जर प्रतिहार शासकों के दरबारी कवि थे। अभिलेखों का महत्व। घटनाओं का सही क्रम। जेम्स प्रिंसेप द्वारा मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों को समझने के बाद घटनाओं का उचित काल निर्धारण आसान हो गया था। सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी। उदाहरण के लिए ब्रह्मदेशम अभिलेख में एक रानी के सती होने के बारे में बताया गया है। कला शैलियों के बारे में जानना। नर्तकी का सबसे पहला उल्लेख 3री शताब्दी ईसा पूर्व में की जोगी मारा गुफा में पाया गया है। तमिलनाडु का कुटिमी याना मलाई अभिलेख संगीत पर सबसे शुरुआती अभिलेखों में से एक है। अन्य प्रमुख प्राचीन भारतीय कवयित्रियाँ गार्गी, इनका संबंध लगभग 8 शताब्दी ईसा पूर्व से है। इन्होंने आत्मा के मुद्दे पर ऋषि याज्ञवल्क को चुनौती दी थी। ऋषि याज्ञवल्क बृहदारण्यक उपनिषद के रचयिता हैं। मैत्रेयी लगभग 8 शताब्दी ईसा पूर्व वह वेदों की व्याख्याता थी। नैनारों में प्रमुख महिलाएं लगभग 7वीं और 8वीं शताब्दी ईस्वी में। करैक्कल अम्मैयार, मंगैयार काशी और इसैगा नियार को सुंदरार की माता के रूप में भी जाना जाता है। अंडाल लगभग 10वीं शताब्दी ईस्वी में, वह 12 अलवारों में एकमात्र महिला थी। अंडाल ने 2 कृतियों दोनों तमिल भाषा में की रचना की थी। ये रचनाएं हैं तिरुप्पवाई और नचियार तिरुमोली। अक्का महादेवी लगभग 12वीं शताब्दी ईस्वी, उन्होंने कन्नड़ भाषा में अपनी रचनाएं लिखी थीं। उनकी कविताएं वचन रूप में हैं। अतुकुरी मुल्ला लगभग 1440 ईस्वी में, वह एक कुम्हार की पुत्री थी और प्रथम तेलुगु रामायण की लेखिका थी।
संबंधित सुर्खियाँ। सोमेश्वर अभिलेख। पुरातत्वविदों ने सोमेश्वर कर्नाटक में राजा कुलशेखर अलुपेंद्र प्रथम की मृत्यु का उल्लेख करने वाले अभिलेख की खोज की है। यह अलुप राजवंश से जुड़ा ऐसा पहला अभिलेखीय साक्ष्य है जिसमें किसी राजा की मृत्यु के बारे में जानकारी मिलती है। यह अभिलेख तुलुव राजवंश के इतिहास और संस्कृति के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अलुप राजवंश तुलुनाडु वर्तमान कर्नाटक पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक था। बरकूर इस राजवंश की राजधानी थी। अलुप शासकों की पहली राजधानी उदयवारा थी। बाद में इसके स्थान पर बरकूर को नई राजधानी बनाया गया था। तुलु में एक समृद्ध मौखिक साहित्य परंपरा प्रचलित थी। इस परंपरा में पैदन जैसे लोकगीत और यक्षगान जैसे पारंपरिक लोक नाट्य शामिल हैं। हल्मीडी अभिलेख। हासन कर्नाटक में अलूप के राजा पशुपति और कदम सेना के मुख्य सेनापति द्वारा अनुदान की सिफारिश का उल्लेख मिलता है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। सुर्खियों में क्यों? ग्वालियर और कोझिकोड यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी कि यूसीसीएन में शामिल हुए। अन्य संबंधित तथ्य। ये शहर अपनी विकास रणनीतियों के हिस्से के रूप में अपनी संस्कृति और रचनात्मकता का मजबूत प्रतिबद्धता के साथ उपयोग कर रहे हैं। कोझिकोड साहित्य का शहर, ग्वालियर संगीत का शहर। इस शहर का एक समृद्ध संगीत संबंधी इतिहास है। तानसेन की उपाधि ग्वालियर के राजा विक्रमजीत ने दी थी और बैजू बावरा जैसे दिग्गज संगीतज्ञ इसी शहर से थे। इसे ग्वालियर घराने का उत्पत्ति स्थान भी माना जाता है। यह हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है। यूसीसीएन में शामिल अन्य भारतीय शहर मुंबई फिल्म, चेन्नई संगीत, हैदराबाद पाक कला, वाराणसी संगीत, जयपुर शिल्प व लोक कला और श्रीनगर शिल्प एवं लोक कला। यूसीसीएन के बारे में। इसका गठन 2004 में किया गया था। यूसीसीएन में शामिल होने से शहरों को वैश्विक पहचान मिलती है, साथ ही उनमें पर्यटन को बढ़ावा भी मिलता है। यूसीसीएन नेटवर्क में 100 से अधिक देशों के 350 रचनात्मक शहर शामिल हैं। ये शहर निम्नलिखित 7 रचनात्मक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं: शिल्प और लोक कला, डिजाइन, फिल्म, पाक कला, साहित्य, मीडिया कला तथा संगीत। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के बारे में। उत्पत्ति। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और इसका मुख्यालय पेरिस है। उद्देश्य सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आजीवन सीखने के अवसर उपलब्ध कराना। शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार व सूचना के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। सामाजिक और नैतिक चुनौतियों का समाधान करना। सतत विकास और अंतर सांस्कृतिक संवाद में योगदान देना आदि। सदस्यता। भारत सहित 194 देश और 12 एसोसिएट सदस्य हैं। अन्य पहले में यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन 1952, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1971, विश्व विरासत कन्वेंशन 1972, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अभिसमय 2003 में आदि। जहाज निर्माण की प्राचीन सिलाई विधि टंकाई पद्धति। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और भारतीय नौसेना ने सामूहिक रूप से जहाज निर्माण की पुरानी तकनीक को पुनर्विकसित किया। अन्य संबंधित तत्व। इस परियोजना को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने पूरी तरह से फंडिंग प्रदान किया है। भारतीय नौसेना जहाज के डिजाइन और निर्माण का कार्य देख रही है। इस तकनीक में रस्सियों, डोरियों, नारियल के रेशों, प्राकृतिक रेजिन और तेलों का उपयोग करके लकड़ी के तख्तों को एक साथ जोड़कर जहाज का निर्माण किया जाता है। इस पद्धति से जहाज बनाने का विचार अजंता के एक टंकड़ विधि से निर्मित जहाज के चित्रों से लिया गया था। यह पहल संस्कृति मंत्रालय के प्रोजेक्ट मौसम के अनुरूप है। प्रोजेक्ट मौसम का उद्देश्य
हिंद महासागर से सटे देशों के बीच संचार को फिर से जोड़ना और पुनः स्थापित करना है। इससे देश के बीच सांस्कृतिक मूल्यों और सरोकारों की समझ बढ़ेगी। प्रोजेक्ट मौसम का लक्ष्य हिंद महासागर की सीमा से लगे 39 देशों के साथ समुद्री सांस्कृतिक संबंधों का पुनर्निर्माण करना है। प्राचीन व्यापारिक मार्ग हिंद महासागर का व्यापार मार्ग दक्षिण पूर्व एशिया, भारत, अरब और पूर्वी अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। इस मार्ग का प्रचलन कम से कम 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। प्रमुख प्राचीन बंदरगाह पश्चिमी तट के बंदरगाह बरगाया, सुपारा, कैलिना, सेमाइला, मंडागोर, पलिपटमेम, मालीजिगारा, और्रा, नोवास, बिजान्टीन, नौरा, टिंडिस, मुजरिस और नेल्सिंडा। पूर्वी तट के बंदरगाह ताम्रलिप्ति, चरित्रपुर, पुलुरु, दंतपुर, कलिंगपट्टनम, पिथुंडा, सौपतमा, घंटसाला, पोडुका, पुहार, कोरकाई, कामरा आदि। अन्य महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों के साथ प्राचीन समुद्री एवं सांस्कृतिक संबंध। यहाँ के स्थानीय व्यापारी साधो नाम से जाने जाते थे। ये व्यापारी दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों जैसे बाली, सुमात्रा, सीलोन, श्रीलंका आदि से यात्रा करते थे। लाल सागर व्यापार मार्ग यह समुद्री जलमार्ग लाल सागर के माध्यम से रोमन साम्राज्य को भारत से जोड़ता था। रेशम मार्ग यह एक स्थलीय मार्ग था। यह संभवतः एशिया में चीन के जियान से लेकर तुर्की के एंटियोक तक विस्तारित था। मेवाड़ चित्रकला शैली सुर्खियों में क्यों? महाराजा जय सिंह के दरबारी चित्रकार अल्लाह बख्श की बनाई हुई लगभग 4000 मेवाड़ी मिनिएचर पेंटिंग प्रदर्शित की गई हैं। मेवाड़ी लघु चित्रकला 17वीं 18वीं शताब्दी के बारे में यह राजस्थानी चित्रकला की एक शैली है। इसका विकास मेवाड़ क्षेत्र में हुआ था। लघु चित्रकला की मेवाड़ शैली की उत्पत्ति सामान्यतः 1605 में निसारदीन नामक कलाकार द्वारा चुनार में चित्रित रागमाला चित्रों से मानी जाती है। 18वीं शताब्दी में मेवाड़ चित्रकला में विषयगत बदलाव आया। इस शताब्दी में चित्रकला का स्वरूप लौकिक एवं दरबारी होने लगा और विषयों की प्रधानता बढ़ गई। अब न केवल छवि चित्रण में चित्रकला का अतिशय उदय हुआ बल्कि बड़े आकार एवं आकर्षक दरबारी दृश्यों, शिकार के अभियान, उत्सव, अंतःपुर के दृश्य, खेल जैसे विषय विशेष रूप से लोकप्रिय हुए हैं। नैनारू नाथ द्वारा शैली मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है। विशेषताएं इसमें चित्रों को साधारण चमकीले रंग में चित्रित किया जाता है। साथ ही शैली के चित्रों में भावनाओं को प्रमुखता से दर्शाया जाता है। लघु चित्रकला के तहत चर्म पत्र पहले से तैयार कार्ड, तांबे या हाथी दांत पर लघु आकार के चित्र बहुत बारीकी से बनाए जाते हैं। मेवाड़ शैली के प्रमुख रचनाकार साहिबदीन, रागमाला, मनोहर, रामायण व बालकांड और जगन्नाथ बिहारी सतसई। राजस्थानी चित्रकला के बारे में यह चमकदार रंगों के उपयोग मानव आकृति की एक अमूर्त और पारंपरिक अवधारणा है। परिदृश्य के अलंकारिक निरूपण में मुगल चित्रकला से भिन्न थी। राजस्थानी चित्रकला के विकास में दो मुख्य कारकों का योगदान रहा: समृद्ध राजपूत शासकों द्वारा संरक्षण तथा वैष्णववाद का पुनः प्रवर्तन और भक्ति पंथ का विकास। संबंधित सुर्खियाँ: बसोली चित्रकला यह कठुआ जिले जम्मू की स्थानीय लघु चित्रकला शैली है। इसे भौगोलिक संकेतक GI टैग द्वारा प्रदान किया गया है। यह जम्मू क्षेत्र का पहला स्वतंत्र GI टैग वाला उत्पाद है। इसे पहाड़ी चित्रकला की प्रथम शैली माना जाता है। इस शैली में चित्रों को कागज, कपड़े या लकड़ी पर चित्रित किया जाता है। इसमें प्राकृतिक रंजकों और रंगों का उपयोग किया जाता है। बसोहली चित्रकला राजस्थानी एवं लघु चित्रकला के प्रकार: मालवा चित्रकला शैली, बूंदी चित्रकला शैली, कोटा चित्रकला शैली, बीकानेर चित्रकला शैली, किशनगढ़ चित्रकला शैली, जोधपुर चित्रकला शैली, जयपुर चित्रकला शैली।
सुर्खियों में रही अन्य चित्रकारियाँ, बाग प्रिंट यानी कि छपाई। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने धार जिला प्रशासन के सहयोग से बाग प्रिंट पर आधारित टिकाऊ बैग बनाने के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया है। इसका नाम बागिनी नदी के तट पर स्थित बाग गांव के नाम पर रखा गया है। इस प्रिंट में सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल और काले रंग के वनस्पति रंगों का उपयोग किया जाता है। इसे भौगोलिक संकेतक जीआई का दर्जा प्रदान किया गया है। मध्य पाषाण काल की शैल चित्रकला, पन्नामलई चित्रकला तमिलनाडु। एक रिपोर्ट के अनुसार तालागिरीश्वर मंदिर में मौजूद 1300 साल पुराने चित्र धूमिल हो रहे हैं। एक मुख्य चित्र में अष्टभुजा वाले भगवान शिव को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। इसे लता तिलागभनी नाम से भी जाना जाता है। शिव के इस नृत्य को देवी पार्वती द्वारा देखते हुए चित्रित किया गया है। ये भित्ति चित्र पत्थर की दीवारों पर चूना पत्थर और रेत के पलस्तर के ऊपर बनाए गए हैं। ये भित्ति चित्र अजंता और सीतन वासल के चित्रों से काफ़ी समानता रखते हैं। मंदिर का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। वे राज सिंह के नाम से प्रसिद्ध थे। चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग तेलंगाना की विशिष्ट चित्रकला है। इस पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त है। यह नक्काशी कला का एक लोकप्रिय और संशोधित संस्करण है। यह स्थानीय रूपांकनों से अत्यधिक समृद्ध है। विशेषताएं: यह कथात्मक प्रारूप में चित्रित होती है। इसमें भारतीय पौराणिक कथाओं के साथ साथ पुराणों और महाकाव्यों से संबंधित लघु कथाओं को भी चित्रित किया जाता है। गाथा गीत गाने वाले लोक गायक समुदाय काकी पडागोलू द्वारा कथावाचन में इसका उपयोग किया जाता है। इसे ज़्यादातर प्राथमिक रंगों में चित्रित किया जाता है। इसकी पृष्ठभूमि में लाल रंग की प्रधानता होती है। पिछवाई चित्रकला में चेन्नई में एक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसमें पिछवाई चित्रकला का प्रदर्शन किया गया था। इसमें प्रदर्शित कृतियों में से कुल लगभग 350 वर्ष पुरानी थी। पिछवाई चित्रकला के बारे में: चित्रकला की इस शैली का उद्भव 400 वर्ष पहले नाथ द्वारा नामक नगर में हुआ था। यह नगर राजस्थान में उदयपुर के निकट अवस्थित है। पिछवाई शब्द की उत्पत्ति पिक्ष अर्थात पीछे और वाई अर्थात कपड़ा लटकाना से मिलकर हुई है। इस शैली के अंतर्गत कपड़े पर भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित कहानियों का चित्रण किया जाता है। इस शैली के चित्रों के अन्य विषय हैं राधा गोपियाँ, शरद पूर्णिमा, रास लीला, दिवाली और होली जैसे त्यौहार आदि हैं। पिछवाई चित्रकला शैली के अधिकतर चित्रों का चित्रण पुष्टिवाग संप्रदाय के अनुयायियों ने किया था। इस संप्रदाय की स्थापना श्री वल्लभाचार्य ने 16वीं शताब्दी में की थी। गरबा नृत्य सुर्खियों में क्यों? यूनेस्को ने गुजरात की गरबा नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। अन्य संबंधित तथ्य: गरबा लोक नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के पर अभिसमय 2003 के प्रावधानों के तहत ICH सूची में शामिल किया गया है। गरबा ICH सूची में शामिल होने वाली भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। गरबा नृत्य के बारे में: यह एक अनुष्ठानिक और भक्तिपूर्ण लोक नृत्य है। इसका आयोजन हिंदू त्यौहार
नवरात्रि के दौरान किया जाता है। गौरतलब है कि नवरात्रि उत्सव के दौरान शक्ति की उपासना की जाती है। गरबा नृत्य का नाम संस्कृत शब्द गर्भ से लिया गया है। गरबा नृत्य की प्रमुख विशेषता है, नवरात्रि के अवसर पर मिट्टी के घड़े में कई छिद्र किए जाते हैं। इसके बाद एक दीप प्रज्वलित करके इसके अंदर रखा जाता है। इस दीपक को ही गर्भ दीप कहा जाता है। इसके आसपास लोग गरबा करते हैं। यह नृत्य देवी अम्बे माँ के चित्र के आसपास भी किया जाता है। इस दौरान नर्तक वामावर्त दिशा एंटी क्लॉकवाइज में घड़े के चारों ओर चक्कर लगाकर नृत्य करते हैं। इसमें पारंपरिक ढोल, ड्रम तथा अन्य संगीत वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर अभिसमय 2003 के बारे में। यह अभिसमय कन्वेंशन यूनेस्को की 2003 में पेरिस में आयोजित बैठक में अपनाया गया था। इस अभिसमय का उद्देश्य अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना है। ICH के संरक्षण के लिए यूनेस्को के अधीन अंतर सरकारी समिति का गठन किया गया है। यह समिति देशों द्वारा ICH सूची में अपनी किसी अमूर्त विरासत को शामिल करने के लिए सौंपे गए प्रस्तावों की जांच करती है। IGC में 24 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों का चुनाव कन्वेंशन की महासभा द्वारा किया जाता है। भारत को वर्ष 2022 में IGC में 4 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना गया था। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के बारे में ICH अभिसमय के अनुच्छेद 2 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को परिभाषित किया गया है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत निम्नलिखित कथनों में प्रदर्शित व्यक्त होते हैं: मौखिक परंपराएं और अभिव्यक्तियां, निष्पादन कला, परफॉर्मिंग आर्ट्स, सामाजिक प्रथाएं, अनुष्ठान व उत्सव आयोजन, प्रकृति और ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान एवं परंपराएं, पारंपरिक शिल्पकला, दस्तकारी। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची: कुटियाट्टम संस्कृत रंगमंच, लद्दाख का बौद्ध जप मंत्रोच्चार, वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा, संकीर्तन मणिपुर में एक प्रकार का अनुष्ठान गायन जिसमें लोग ढोल बजाते हैं और नृत्य करते हैं, राम लीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन, पंजाब के जंडियाल गुरु में ठठेरों द्वारा निर्मित पारंपरिक पीतल और तांबे के बर्तन, रम्माड़ गढ़वाल हिमालय का धार्मिक उत्सव और अनुष्ठानिक रंगमंच, नौरोज, छऊ नृत्य, योग, कालबेलिया राजस्थान का एक लोकगीत, कुंभ मेलम, मुडियट्टू केरल का अनुष्ठानिक रंगमंच और नृत्य नाटक, कोलकाता में दुर्गा पूजा। सुर्खियों में रही नृत्य, अन्य नृत्य शैलियाँ, चामलामा नृत्य। तिब्बती बौद्धों ने गुरु पद्म संभव का जन्म दिवस मनाने के लिए लामा नृत्य का प्रदर्शन किया। यह तिब्बती बौद्ध धर्म का अनोखा मुखौटा नृत्य है। इस नृत्य को अपने आप में ध्यान का एक रूप माना जाता है। ज़्यादातर बौद्ध मठों में लोसर जैसे त्योहारों के दौरान इसका आयोजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि निंगमापा के संस्थापक पद्म संभव गुड़ रीढ़पोछे ने चाम नृत्य परंपरा की शुरुआत की थी। इस नृत्य में सामान्यतः पद्म संभव के जीवन के दृश्यों और उनके 8 विश्व रूपों को दर्शाया जाता है। कोलकली नृत्य। हाल ही में सेंट थॉमस के भारत आगमन की स्मृति में केरल के त्रिशूर में कोलकली नृत्य का प्रदर्शन किया गया। कोलकली नृत्य के बारे में, यह केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में प्रचलित एक लोक कला है। तमिलनाडु में इस कला को कोलाट्टम और आंध्र प्रदेश में कोलामू के रूप में जाना जाता है। इसने कलारीपट्टू के तत्वों को भी अपनाया है। कलारीपट्टू केरल और तमिलनाडु में प्रचलित एक मार्शल आर्ट है। इसका प्रदर्शन धान की फसल कटाई मौसम के दौरान किया जाता है। पुलिकली बाघ नृत्य। त्रिशूर में ओणम त्योहार को कार्निवाल जैसा समापन देने के लिए 250 से अधिक पुलिकली नर्तकों ने भाग लिया। पुलिकली केरल का एक लोक नृत्य है। यह ओणम त्योहार के दौरान निष्पादित किया जाता है। इसमें कलाकार अपने शरीर को बाघ की त्वचा की भांति पीली, लाल और काली धारियों से रंग लेते हैं। ये
वे तकील, उडुकू और चेंदा जैसे पारंपरिक आघातवादी यंत्रों की ताल पर नृत्य करते हैं। नृत्य का मुख्य विषय बाघ का शिकार है। इसमें प्रतिभागी बाघ और शिकारी की भूमिका निभाते हैं। सुर्खियों में रही अन्य कला शैलियाँ गिलगिट पांडुलिपि। यूनेस्को के अनुसार बर्च की छाल और मिट्टी लेपित गिलगित पांडुलिपियाँ भारत की सबसे पुरानी मान पांडुलिपियाँ हैं। इन्हें 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी के बीच लिखा गया था। इन पांडुलिपियों में विहित और गैर विहित दोनों बौद्ध कृतियाँ शामिल हैं। ये कृतियाँ संस्कृत, चीनी आदि जैसी अन्य भाषाओं के विकास पर भी प्रकाश डालती है। इन पांडुलिपियों में समाधि राजसूत्र और सर्धम पुंडरीक सूत्र, कमल सूत्र सहित अन्य बौद्ध सूत्र शामिल हैं। इन पांडुलिपियों को पहली बार 1931 में कश्मीर के गिलगिट और नौपुर गांव में एक प्रचलित स्तूप जैसी संरचना के अवशेषों में खोजा गया था। गिलगिट पांडुलिपियाँ और ये पुलिकली नृत्य। ओल चिकी लिपि। प्रधानमंत्री ने संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि का उपयोग करके संथाल जनजातियों के लोगों को हूल दिवस की शुभकामनाएं दी। ओल चिकी लिपि का विकास 1925 में रघुनाथ मुर्मू ने किया था। संथाली एक मुंडा भाषा है। यह भाषा मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बांग्लादेश, पूर्वी नेपाल और भूटान में बोली जाती है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में संथाली बोलने वालों की संख्या लगभग 7.3 मिलियन है। इस विद्रोह का मुख्य कारण 1793 का अस्थायी बंदोबस्त अधिनियम था। इसके कारण बीरभूम और मानभूमि क्षेत्रों वर्तमान बंगाल में इनका विस्थापन हो गया था। यह विद्रोह झारखंड की राजमहल पहाड़ियों में दामिनी कोह क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व 2 भाइयों सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने किया था। संथाल विद्रोह को शांत करने के बाद औपनिवेशिक शासन ने निम्नलिखित कदम उठाए। संथाल परगना का गठन किया गया। एक संथाल द्वारा किसी गैर संथाल को भूमि हस्तांतरित करना अवैध घोषित किया गया। फड़गिरी कलाकृतियाँ। ये कलाकृतियाँ 200 ईसा पूर्व में 400 ईस्वी तक की अवधि से संबंधित हैं। ये कलाकृतियाँ पहली बार 1942 में खोजी गई थी और 2003 में इनकी फिर से खोज की गई थी। फड़गिरी सांप के फन के आकार की पहाड़ी तेलंगाना राज्य का एक छोटा सा गांव है। मुख्य तथ्य, ये कलाकृतियाँ बौद्ध धर्म के इतिहास में एक युगांतरकारी परिवर्तन को दर्शाती हैं। ये बुद्ध के दैवीकरण, बौद्ध प्रथाओं में संत घोषित करने और अनुष्ठानों का प्रचलन शुरू होने का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। यहाँ से प्राप्त एक कलाकृतियों में बुद्ध को सलवट पड़े हुए रोमन टोगा विशेष सफ़ेद परिधान पहने दर्शाया गया है। यह कलाकृति चूना पत्थर से बनी हुई है। यहाँ से प्राप्त तोड़ों में महायान और हीनयान दोनों संप्रदायों की उपस्थिति का पता चलता है। वज्रमुष्टि कलागा कुश्ती का एक अनूठा रूप है। यह पारंपरिक कुश्ती से अलग होता है। इसमें 2 जट्टी लड़ाकू शामिल होते हैं। इसमें प्रतिद्वंदी कुश्ती में शामिल होने के लिए वज्रमुष्टि नामक एक हथियार का उपयोग करते हैं। वज्रमुष्टि को नक्कल डस्ट यानी कि भुज भी कहा जाता है। इस खेल में जो भी पहलवान पहले अपने प्रतिद्वंदी के सिर से खून निकालता है उसे विजेता घोषित किया जाता है। इसका आयोजन नवरात्रि के 9वें दिन मैसूरू पैलेस, मैसूर, कर्नाटक में किया जाता है। इसका पहली बार उल्लेख चालुक्य वंश के राजा सोमेश्वर तृतीय की कृति मनसोल्लास में से प्राप्त हुआ था। पुर्तगाली यात्री फर्नांडो नूनीज ने भी कुश्ती के इस रूप का उल्लेख किया है। उसके अनुसार यह खेल विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित था। सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण स्थल। किलाडी उत्खनन।
सुर्खियों में क्यों? हाल ही में तमिलनाडु के किलाडी में पुरातत्ववेत्ताओं ने संगम युग की क्रिस्टल क्वार्ट्ज से बनी एक भार मापक इकाई की खोज की है। किलाडी या किलड़ी उत्खनन स्थल के बारे में। किलाडी तमिलनाडु में वैगई नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है। पूरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और तमिलनाडु पुरातत्व विभाग द्वारा इसका खनन किया जा रहा है। किलाड़ी उत्खनन का महत्व ऐतिहासिक सटीकता की पुष्टि करता है। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के साथ लौह युग 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की लुप्त संबंधों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। नगरीय बस्तियां। किलाड़ी पूरा स्थल में नगरीय सभ्यता की सभी विशेषताएं मौजूद हैं। उद्योगों का अस्तित्व। उत्खनन से बुनाई उद्योग के विविध चरणों का पता चलता है। वहाँ से रंगाई उद्योग और कांच के मनकों के उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। तमिल ब्राह्मी लिपि पाए गए मृदभांडों के कुछ टुकड़ों में तमिल ब्राह्मी लिपि में लेख मिले हैं। यह संगम युग से संबंधित है। संगम युग के बारे में लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 3री शताब्दी ईस्वी तक प्राचीन तमिलनाडु व केरल का काल। संगम का तात्पर्य कवियों और विद्वानों की सभाओं से है। संगम कवियों को वर्ण के सामाजिक वर्गीकरण की जानकारी थी। ऐसा माना जाता है कि 3 संगम आयोजित हुए थे। पहला और तीसरा मदुरै में, दूसरा संगम कपाडपुरम में आयोजित हुए थे। वट्टा किरुतल आमरण व्रत करने की एक तमिल प्रथा थी जो संगम युग के दौरान व्यापक रूप से प्रचलित थी। संगम साहित्य में प्रमुख रूप से तोल्काप्पियम सबसे पहला संगम युगीन साहित्य एतुतोकै और पत्तू पत्तू शामिल हैं। जुड़वा महाकाव्य शिल्पाधिकारम और मणिमेखला। सुर्खियों में रहे अन्य संगमकालीन स्थल। पोप नए कोट्टई स्थल। तमिलनाडु के पुट्टुकोट्टईदल तमिलनाडु के पुट्टुकोट्टई जिले में अवस्थित पूर्व नए कोट्टई स्थल पर की गई खुदाई में संगम युग से संबंधित सोने का स्टड, हड्डी से बना एक नुकीला औजार तथा एक कार्नेलियन मनका प्राप्त हुआ है। उत्खनन स्थल से समाधान स्थल का संकेत मिला है तथा दुर्ग क्षेत्र में स्थल के अंदर जल निकायों के प्रमाण मिले हैं। हड्डी के नुकीले औजारों की खोज से संकेत मिलता है कि पूर्व नए कोट्टई बुनाई उद्योग का असर था। आदिचनल्लूर में एक पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना के लिए आधारशिला रखी गई। आदिचनल्लूर उन 5 स्थलों में से एक है जिन्हें प्रतिष्ठित स्थलों के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा केंद्रीय बजट 2020-21 में की गई थी। अन्य 4 स्थल हैं राखीगढ़ी हरियाणा, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश, धौलावीरा गुजरात और शिवसागर असम। आदिचनल्लूर लौह युग का एक समाधान स्थल है। यह तमिलनाडु के तूतुकुडी जिले में तामीर बरनी नदी के तट पर स्थित है। आदिचनल्लूर महापाषाण संस्कृति को भी प्रदर्शित करता है। यहाँ पर खुदाई से 467 ईसा पूर्व की अलग अलग पुरावस्तुएं एवं 665 ईस्वी ईसा पूर्व के मिलेट्स और धान जैसे खाद्यान्न के अवशेष प्राप्त हुए हैं। संगम साहित्य में वर्णित प्राचीन समुद्री बंदरगाह कोरकाई आदिचनल्लूर के पास अवस्थित था। सुर्खियों में रहे अन्य महत्वपूर्ण स्थल। जूना खटिया स्थल। पुरातत्वविदों ने 2018 के बाद से इस जगह पर 500 समाधियों की खोज की।
जूना खटिया पूर्व हड़प्पा समाधि स्थल है। यह गुजरात के कच्छ जिले के लखपत तालुका में स्थित है। यह भारत में अब तक दर्ज सबसे बड़ा पूर्व हड़प्पा समाधि स्थल है। गुजरात में अन्य हड़प्पा स्थल है लोथल, सुरकोटदा, धौलावीरा आदि। प्रमुख निष्कर्ष: समाधि संरचनाएं मानव द्वारा परिष्कृत बलुआ पत्थर से बनी हैं। अधिकतर संरचनाओं की योजना आयताकार तथा कुछ संरचनाएं अंडाकार या गोलाकार योजना में भी निर्मित हैं। रिजर्व्ड स्लीपवेयर जार पर चित्रकारी की विशिष्टता देखी गई है। चेब्रोलू आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित एक कस्बा है। इस कस्बे में कई मंदिर निर्मित हैं। इस स्थान पर पूर्वी चालुक्य, बेलनती चूड, काकतीय, पोटा, राजुलू, पेरिस, चेदी आदि राजवंशों ने शासन किया है। मुख्य मंदिर: चतुर्मुख ब्रह्मेश्वर। यह मंदिर एक तालाब के बीच में स्थित है। मंदिर भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। भीमेश्वर, इसका निर्माण पूर्वी चालुक्य राजा चालुक्य भीम 9वीं शताब्दी ईस्वी ने कराया था। यह 2 मंजिला मंदिर है। इसमें एक विशाल शिवलिंग विद्यमान है। नागेश्वर स्वामी शिव मंदिर 11वीं सदी का है। आदि केशव मंदिर, यह स्थापना कला की चोल शैली से निर्मित है। मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर परिसर में स्तंभ हैं जिनके बाहर की ओर सिंह की खड़ी मुद्रा में आकृतियां निर्मित हैं। मेन्हीर, तेलंगाना की विरासत संरक्षण के उत्साही समर्थक तेलंगाना के मुदुमल गांव में मेन्हीर के लिए यूनेस्को दर्जे की मांग कर रहे हैं। मेन्हीर महापाषाण काल के बड़े व सीधे खड़े पत्थर हैं। आमतौर पर इन्हें किसी समाधि स्थल के ऊपर या किसी समाधि स्थल के करीब स्मारक के रूप में स्थापित किया गया है। पुरातत्वविदों के अनुसार मेन्हीर को इस तरह से स्थापित किया गया है कि वे विषु और संक्रांति जैसे विशिष्ट दिनों में एक सीधी रेखा में छाया बन सके। इस प्रकार मेन्हीर की मदद से आरंभिक कृषक समुदाय सूर्य की बदलती स्थिति का चार्ट बना सकते थे। ऐसे अवलोकनों से ही उन्हें ऋतुओं को समझाने में मदद मिली होगी। इनका उपयोग घड़ियों और कैलेंडर के रूप में भी किया जाता था। मेन्हीर मुदुमल स्थित मेन्हीर के बारे में। मुदुमल गांव दक्षिण पूर्व एशिया में मेन्हीर के सबसे बड़े समूह का केंद्र है। 3500 साल पुराने हैं। स्थानीय लोग इन्हें नीलुबू रल्लू कहते हैं, जिसका अर्थ है खड़े पत्थर। तोपिकल्लू या हैट स्टोन्स केरल के मलप्पुरम जिले में तिरुनावाया के निकट नागापारंबा में बड़ी संख्या में महापाषाणकालीन हैट स्टोन्स पाए गए हैं। तिरुनावाया भरतपुझा नदी के तट पर स्थित है और इसे प्राचीन मम्रकम की भूमि माना जाता है। मम्रकम 12 वर्षों में एक बार आयोजित होने वाली शासकों की भव्य सभा को कहते हैं। हैट स्टोन्स को मलयालम में तोपिकल्लू कहा जाता है। ये अर्धगोलाकार लैटेराइट पत्थर हैं। इनका उपयोग महापाषाण काल के दौरान समाधान कलशों को ढकने के लिए किया जाता था। सुंदरगढ़ प्राकृतिक मेहराब। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने सुंदरगढ़ प्राकृतिक मेहराब को भू विरासत स्थल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यह ओडिशा के सुंदरगढ़ वन प्रभाग की कनिका रेंज में अवस्थित है। यह मेहराब आकार में अंडाकार लगभग 12 मीटर ऊंची है। यह निम्न मध्य जुरासिक काल की है। इसे भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक मेहराब माना जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य दो प्राकृतिक मेहराब तिरुमाला पहाड़ियों तिरुपत में तथा अंडमान और निकोबार द्वीप में मौजूद है। शिशुपालगढ़
हाल ही में भूमाफियाओं ने दुर्गकृत प्राचीन नगर शिशुपालगढ़ की दीवार के एक हिस्से को नष्ट कर दिया है। शिशुपालगढ़ के बारे में, यह भुवनेश्वर के निकट स्थित है। इसका निर्माण सातवीं से छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में किया गया था। यह कलिंग राजवंश की राजधानी थी। इसका दुर्गीकरण 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास तब किया गया था, जब राजा खारवेल ने इस नगर की मरम्मत करवाई थी। इसकी योजना व संरचना पूर्णतः वर्गाकार रूप में है। यह चारों ओर सुरक्षात्मक प्राचीन दीवारों से घिरा हुआ है। वह नगर प्राचीन समय में व्यापार व वाणिज्य का महत्वपूर्ण केंद्र था। इसे प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के प्रावधानों के तहत केंद्रीय स्तर पर संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। भाईखला रेलवे स्टेशन, मुंबई। इस रेलवे स्टेशन को सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह रेलवे स्टेशन 169 साल पुराना है तथा एशिया का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। भायखला रेलवे स्टेशन के अतिरिक्त छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, म्यूजियम मुंबई, गोलकुंडा किले की बावड़िया हैदराबाद तथा डोमकोंडा किला कामारेड्डी तेलंगाना भी 2022 में अलग अलग श्रेणियों में इस पुरस्कार के विजेता थे। वर्ष 2000 में इस पुरस्कार का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत वाले क्षेत्र की संरक्षण या उनकी पुनर्बहाली में के प्रयास में लगे व्यक्ति या संस्था तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी को सम्मानित करना है। व्हिस्लिंग विलेज, कोंगथांग गांव। एक सांसद ने प्रधानमंत्री के समक्ष मेघालय के कोंगथोंग गांव की विकास रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह भारत का एकमात्र व्हिस्लिंग गांव यानी कि लोगों द्वारा नाम की बजाय सीटी बजाकर एक दूसरे को बुलाना है। कोंगथोंग गांव के बारे में, कोंगथोंग मेघालय की पूर्वी खासी पहाड़ियों से अवस्थित है। यह अपनी अनूठी परंपरा जिंगर वाई लवबी के कारण व्हिस्लिंग विलेज के रूप में लोकप्रिय है। जिंगर बाई लवबी का अर्थ है वंश की प्रथम महिला का गीत। यह एक ऐसी परंपरा है जिसके तहत एक माता अपने शिशु को जन्म के समय उसे नाम की बजाय एक धुन या लोरी पुकारती हैं। कोंगथोंग लोगों का संबंध सेंग खासी जनजाति से है। यह समुदाय खासी भाषा बोलता है। व्यक्तित्व, मिहिर भोज। प्रमुख व्यक्तित्व जो सुर्खियों में रहे उनसे, मिहिर भोज सुर्खियों में क्यों? हाल ही में हरियाणा के कैथल में राजा मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। मिहिर भोज के बारे में, वे 9वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार राजवंश के एक प्रमुख शासक थे। वो अपने पिता रामचंद्र के उत्तराधिकारी बने थे और 836 ईस्वी में सिंहासन पर आसीन हुए थे। उन्होंने आदि वराह भगवान विष्णु के भक्त की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा उनके शासनकाल के कुछ सिक्कों पर आदि वराह पद उत्कीर्ण हैं। अरब व्यापारी सुलेमान ने उन्हें महानतम गुर्जर प्रतिहार सम्राटों में से एक बताया है। ये कला और साहित्य का भी महान संरक्षक थे। उन्होंने कवि राजशेखर को संरक्षण प्रदान किया था। मिहिर भोज का राजनीतिक समेकन, उन्होंने विजय और कूटनीति के माध्यम से प्रतिहार साम्राज्य को पुनर्गठित व समेकित किया था। वराह, दौलतपुर, कहला, पाहेवा आदि स्थानों पर पाए गए अनेक अभिलेख यह जानकारी प्रदान करते हैं कि मालवा, राजपूताना व मध्य प्रदेश पर उनका नियंत्रण था। कल्हड़ की राजतरंगिणी में उल्लेख मिलता है कि उनके साम्राज्य का विस्तार उत्तर में कश्मीर तक था। त्रिपक्षी संघर्ष, उन्होंने पूर्व में पालों और दक्कन में राष्ट्रकूटों के साथ कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लिया था।
उन्होंने पाल राजा देवपाल के साथ युद्ध लड़ा था। बाद में ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार भोज ने देवपाल के पुत्र को हराया था। उनके शासनकाल के दौरान अमोघ वंश और कृष्ण द्वितीय कन्नौज पर शासन करने वाले राष्ट्रकूट राजा थे। भोज ने राष्ट्रकूटों से कन्नौज को जीतकर अपने साम्राज्य को नर्मदा नदी तक विस्तारित किया था। यहाँ गुर्जर प्रतिहार, ये पाल, ये राष्ट्रकूट, ये परमार, ये चंदेल, ये कन्नौज है, ये चालुक्य, पल्लव, चोल वगैरह। गुर्जर प्रतिहार 730 से 1036 ईस्वी तक शासन किए थे। प्रमुख शासक नागभट्ट संस्थापक था। नागभट्ट वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, महेंद्रपाल और जसपाल अंतिम शासक था। बड़े नगर उज्जैन वत्सराज की राजधानी, कन्नौज मिहिर भोज और उत्तरवर्ती शासकों की राजधानी। साहित्यिक स्रोत अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत, बाणभट्ट का हर्षचरित। प्रशासन राजाओं ने परमेश्वर, महाराजा धीराज जैसी बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की थी। इनके प्रशासन में मंत्री परिषद का उल्लेख नहीं मिलता है। राज्य को भुक्तियों में विभाजित किया गया था। भुक्तियों को मंडल में और फिर मंडलों को नगरों तथा गांवों में विभाजित किया गया था। गांव का प्रशासन स्थानीय स्तर पर किया जाता था। सामाजिक धार्मिक परिस्थितियाँ, समाज में जाति व्यवस्था प्रचलित थी और अंतरजातीय विवाह भी होते थे। शाही और अमीर वर्ग के लोग बहुविवाह करते थे। यह ब्राह्मणवादी धार्मिक व्यवस्था के लिए प्रगति का युग था। तत्कालीन समय में वैष्णव, शैव, शक्ति और सौर सबसे प्रमुख संप्रदाय थे। इस काल में मूर्ति पूजा, यज्ञ और धार्मिक स्थलों को दान देना भी प्रचलन में था। कला और स्थापत्य कला। इस राजवंश के शासक कला, स्थापत्य कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इस काल की उत्कृष्ट मूर्तियों में विष्णु का विश्वरूप, शिव और पार्वती का विवाह, महिला आकृति, सुर सुंदरी आदि शामिल है। इस राजवंश की कला के सबसे उत्कृष्ट कार्यों को देखा जा सकता है। और को पता नहीं गोसिया है क्या, ओसिया में देखा जा सकता है, जहाँ स्थापत्य की महामारू शैली में निर्मित हरिहर मंदिर विशेष है। ओसिया आधुनिक राजस्थान के जोधपुर जिले में अवस्थित है। ओसिया में निर्मित आरंभिक संरचनाएं मंदिर निर्माण की पंचायतन शैली का उदाहरण प्रस्तुत करती है। इस शैली में मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा रहता है। ग्वालियर किले में स्थित तेली का मंदिर भी स्थापत्य कला अद्भुत का नमूना है। यह मंदिर शक्ति पंथ को समर्पित है तथा इस राजवंश की सबसे आरंभिक बड़े स्तर की ऊन पुरानी संरचनाओं में से एक है, जो आज भी मौजूद है। इसका निर्माण मिहिर भोज के शासनकाल में हुआ था। उत्तराधिकारियों के बार बार बदलने, पारिवारिक कलह, पश्चिम से तुर्क हमलों और पूर्व से पाल शासकों के आगे बढ़ने के कारण इस राजवंश का 1036 ईस्वी में पतन हो गया। संत मीराबाई सुर्खियों में क्यों? हाल ही में उत्तर प्रदेश के मथुरा में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाई गई। मीराबाई 1498 से 1546 के बारे में। मीराबाई भक्ति आंदोलन के महान संत कवियों में से एक थी। वे एक हिंदू रहस्यवादी कवियत्री और भगवान कृष्ण की परम भक्त थीं। आरंभिक जीवन, उनका जन्म राजस्थान के जोधपुर में राजपूत राजा रतन सिंह के घर में हुआ था। उनके बचपन का नाम यशोदा था। 1516 में मीराबाई का विवाह मेवाड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज से हुआ था।
राणा सांगा ने अन्य राजपूत शासकों के साथ मिलकर मुगल शासक बाबर के खिलाफ खानवा का युद्ध 1527 लड़ा था। एक संत के रूप में उनका जीवन वे सगुण